हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है ट्रंप जीतते ही पाकिस्तान को ठोकेगा। पाकिस्तान मीडिया और इंडिया लेटेस्ट। इससे पहले इसकी वीडियो को शुरू करें, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को क्लिक करें जिसको आपके हमारे नई वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उसमें मैं एक बात ये जरूर कहूंगा कि चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो चाहे डेमोक्रेट पार्टी हो, दोनों पार्टीज दे हैव बीन टेकन ओवर बाय इंडियन डायस्पोरा, इंडियन अमेरिकन पीछे। इस वक्त इंडियन लॉबी जो है वो इजराइल के बाद दूसरे नंबर पे स्ट्रॉन्गेस्ट लॉबी है वॉशिंगटन डीसी। तारक साहब, ये सवाल कीजिएगा, बताइएगा कि क्योंकि हम साउथ एशिया में बैठे हुए हैं तो इस हवाले से हमने देखा है कि जो मोदी साहब हैं उन्होंने बड़ा अपने आप को बेचने की कोशिश की ट्रंप साहब के सामने, और जैसे वो अमेरिका में गए तो उनको बुलाया, फिर यहाँ पे भी गए। लेकिन मैं अगले दिन एक सर्वे देख रहा था, उस सर्वे में यह है कि 72% 72% से शायद ज्यादा जो इंडियंस हैं वो डेमोक्रेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा ये भी बताइएगा कि कैमला हैरिस को उनकी एक ओरिजिनल इंडिया होने की वजह से भी कोई सपोर्ट मिल रही है। ये काइंडली दोनों चीजें जरा इसको डिस्कस कीजिएगा। देखिए, उसमें मैं एक बात ये जरूर कहूंगा कि चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो चाहे डेमोक्रेट पार्टी हो, दोनों पार्टीज दे हैव बीन टेकन ओवर बाय इंडियन डायस्पोरा, इंडियन अमेरिकन। और मैं अल-ऐलान ये कहता हूं, और मैं इस पर भी डिबेट कर सकता हूं कि हम पाकिस्तान वॉशिंगटन डीसी में इंडिया से एटलीस्ट 50 साल पीछे है। इस वक्त इंडियन लॉबी जो है वो इजराइल के बाद दूसरे नंबर पे स्ट्रॉन्गेस्ट लॉबी है वॉशिंगटन डीसी में। ये पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में ना पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी थ्रेट वॉशिंगटन डीसी में इंडियन लॉबी होगी। हमारे लिए, यहां पाकिस्तानियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए थ्रेट होगी। वो क्या है कि इस वक्त हर बड़ी कॉर्पोरेशन का सीईओ इंडियन है, और इस वक्त उनके इंडिया ने 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बना दिए हैं अपने बॉबी जिंदल, निकी हेली। सुप्रीम कोर्ट में नॉमिनेशन होने वाली थी एक इंडियन जज की। आप उनका लेवल देखें वर्सेस हमारे न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाकिस्तानियों की, एक कौंसलमैन भी नहीं है वहां पे। तो उसको कहना कि वो 72% डेमोक्रेट वोट कर रहे हैं, वो जिसको भी वोट करेंगे, जहां से भी करेंगे, दे हैव टेकन ओवर द कंट्री। एक तो ये चीज। और हमारे लोग जो हैं वो अभी तक हर शहर में पीटीआई, नून लीग के 4-4 ग्रुप बना के एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हम इस जगह पे खड़े हैं। आप यहां पे आप सोच नहीं सकते कि ये बिल्कुल, आप ठीक है, मैं कैंपेन का हिस्सा हूं, लेकिन मैं पॉलिसी मेकिंग में नहीं हूं। मेरा इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकिंग पे नहीं है। लेकिन मेरी पाकिस्तानी कम्युनिटी अभी तक ये भी नहीं बर्दाश्त कर पा रही कि मैं कैंपेन का हिस्सा हूं। रोजाना ईमेल मेरे खिलाफ, रोजाना चीजें मेरे खिलाफ। तो इन चीजों से आप जब तक आप ऊपर नहीं आएंगे, पॉलिटिकल एक्सरसाइज नहीं देखेंगे, आप पॉलिटिकल टॉलरेंस नहीं करेंगे, तो आपको बड़े नुकसान होंगे फ्यूचर में। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अफसोस के साथ कहूंगा कि ना सिर्फ डेमोक्रेट पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी भी इस वक्त जो वो इंडियन लॉबी के हाथ में है। तो उसमें आगे मुस्तकबिल में क्या होगा? साउथ एशिया में कई चीजें हो रही हैं, आपके इलाके में कई नए ब्लॉक बन रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त अगर आप मुझसे जाती तौर पर पूछें, आपकी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल अभी तक कंफ्यूजन का शिकार है। आपको कोई पता नहीं है कि आप किस ब्लॉक में हैं। आप टर्की के साथ खड़े होंगे कि आप सऊदी अरेबिया के साथ खड़े होंगे। चाइना का यूटर्न तो आपने ले लिया, लेकिन वो अगर जाती तौर पर मुझसे पूछें, एज नॉट एज एन अमेरिकन, चाइना और टर्की के साथ ज्यादा पाकिस्तान का रिलेशनशिप जो है वो किकबैक्स बेस्ड है। मेरा सबसे बड़ा इस वक्त जो क्वेश्चन पाकिस्तान के लिए ये होता है कि आपकी लेबर दुबई और सऊदी अरेबिया की सड़कें और बिल्डिंगें बना रही है, लेकिन आपकी सड़कें चाइना और कोरिया बनाता है। इसका जवाब आज तक मुझे कोई नहीं दे सका। स्वाय किकबैक्स के एस्टैब्लिशमेंट, जो करप्ट एस्टैब्लिशमेंट है, वो किकबैक्स लेके अपने बच्चों को बार बार जायदादें लेके दे रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। आपको सीखना पड़ेगा, आपको पाकिस्तानी बनना पड़ेगा पाकिस्तान को बचाने के लिए, लेकिन अभी तक वो चीजों का दूर है। मैं बड़ा होपफुल था खान साहब के साथ, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी कैबिनेट जो है वो 100 के नंबर ले जाने के पास है। 52-53 तो कर चुके हैं वो। लेकिन इस तरह गवर्नमेंटें नहीं चलती। मुझे वॉशिंगटन डीसी में पता है कि आपका आटे का थैला 1500 का हो चुका है। मुझे एक 20,000 बंदे की सैलरी वाले का बजट बना के देखें तो मदीना की रियासत इस तरह होती है। खान साहब को बनी काला में नहीं पता कि आटे का थैला 1500 का हो चुका है। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी, हमें सीरियस होना पड़ेगा। अभी तक हम सीरियस नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा, जरा तारक साहब ये बताइएगा कि जो इसमें थोड़ा बैक टू दी विद इन अमेरिका, जिनको बैटल ग्राउंड स्टेट्स कहा जाता है, एरिजोना, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, जरा एक तो ये बताइएगा कि इनमें पोजीशन जो ऐसे लग रहा है कि बाइडेन साहब बहुत आगे हैं। तो आप क्या समझ, आयोवा, मिशिगन, मिनेसोटा, नेवाडा
और ओहायो, पेंसिल्वेनिया भी आप बल्कि गए हुए थे, मेरी कल आपसे बात हो रही थी। तो आप क्या समझते हैं ये जो बैटल ग्राउंड स्टेट जिनके बारे में मीडिया भी लिख रहा है और सारा कुछ आ रहा है, ये क्या कोई टर्न मारेंगे, वापस आएंगे, या कि फिलहाल ये सिर्फ मीडिया इनको प्रोजेक्ट कर रहा है कि जी बाइडेन साहब जो है वो ट्रंप साहब से 5-7 पॉइंट हर जगह आगे हैं, 10 पॉइंट भी आगे हैं। तो इसको आप क्या देखते हैं इस हवाले से? 2016 में फ्लोरिडा और ये जो बैटल स्टेट्स जिनकी बात कर रहे हैं, 12-12, 14-14 पॉइंट की लीड बताते थे हिलरी क्लिंटन की 2016 में ऑन ग्राउंड। अच्छा, पोस्टर का मैं बताना चाहूंगा आपको, इस तरह करेंगे कि करते इस तरह कहेंगे कि 4 पॉइंट आगे है लेकिन 6 पॉइंट एरर, मार्जिन ऑफ एरर, लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। इसकी कोई हकीकत के ऊपर। और आपको पता है कि अमेरिका में कोई भी सदर आए, जाहिर बात है वो खित्ते में पाकिस्तान के ऊपर भी बड़ा असरअंदाज होते हैं और खित्ते की सारी सियासत के ऊपर भी बड़े असरअंदाज होते हैं। तो इस सिलसिले में थोड़े दिन पहले मैंने साजिद तारड़ साहब के, जो रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर भी हैं और ट्रंप साहब के बड़े करीबी इत्तेहादियों में से हैं, जो मुस्लिम फॉर ट्रंप के नाम से जाना जाता है, तो दोबारा आज उनको दावत दी और रिक्वेस्ट की है कि हमें जरा बताएं कि इस वक्त अमेरिका में क्या हो रहा है और ट्रंप साहब की कैंपेन कैसी चल रही है और जो बाइडेन की पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है। तो तारड़ साहब, थैंक यू वेरी मच सर। माय प्लेजर, थैंक यू चीमा साहब। हम लुकिंग फॉरवर्ड टू गिव यू द इनसाइट ऑफ द इलेक्शन, हमारे अमेरिका में क्या हो रहा है। बिल्कुल सर। सर, अभी थोड़ी देर पहले आई वाज ऑन वॉइस ऑफ अमेरिका, तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि कैंपेन कैसी चल रही है। ये एक बड़ा क्वेश्चन उन्होंने अच्छा किया। मैंने उसका जवाब इस तरह दिया था, कैंपेन एक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब चला रहे हैं, दूसरा दूसरी साइड पे डेमोक्रेट पार्टी भी डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैंपेन चला रही है। वो इस तरह कि जिस तरीके से उन्होंने मुल्क को जलाया, जिस तरीके से डिफेंडिंग पुलिस की, जिस तरीके से उनके पास मैंडेट का फुकदान है, इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल ये दूंगा कि न्यूयॉर्क में, जो कि ऑलमोस्ट इस सोशलिस्ट स्टेट है, वहां पे उनके मेयर ने $1 बिलियन पुलिस दी फंड कर दी और उसका रिजल्ट ये निकला कि क्राइम 166% बढ़ गया और मर्डर्स जो है वो 51% बढ़ गए। तो यही डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैंपेन है, लॉ एंड ऑर्डर, प्रॉस्पेरिटी, जॉब्स, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप्स, ये सारी कैंपेन है डोनाल्ड ट्रंप साहब की। मेड इन अमेरिका, मेड इन चाइना, ये बैलेट पर है। और आफ्टर कोरोना इस वक्त सबसे पहला पूरी दुनिया के चैलेंज होगा इकोनॉमी। उनका अपोनेंट बाय प्रोफेशन वकील है। देखिए, ये वुहान से निकला ये वायरस, ये बीजिंग और शंघाई नहीं गया, सीधा न्यूयॉर्क आ गया, क्योंकि न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क स्टेट और मीडिया इसको पोर्ट्रे करना चाह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो इसको हैंडल करने में नाकाम रहे हैं। लेकिन दर हकीकत ये वाकई हकीकत है, हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, हमें अपनी लाइफ को चलाना होगा। अगर हम इसी तरह दरवाजे बंद करके घरों के अंदर बैठ जाएंगे तो हमारी इकोनॉमीज, हमारी जरूरियात जिंदगी, ये सारा पूरा दुनिया का निजाम खत्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब हैज प्लेड अ वेरी वाइटल रोल एज अ चीयर लीडर टू चीयर द नेशन, टू टेल देम टू स्टैंड अप एंड लर्न हाउ टू एडजस्ट विद द क्राउड। तारड़ साहब, बिल्कुल ठीक है, आपने ये बात सही कहा कि उन्होंने ही इज लीडिंग बाय द एग्जांपल फ्रॉम अनदर वे, कि इसका मुकाबला करे रादर के छुप जाएं। लेकिन तारड़ साहब, इससे जो नजर आया है कि जैसे पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई तो मैं ट्रंप साहब का इंस्टाग्राम और वो देख रहा था, तो जो फॉक्स न्यूज के वो एंकर थे और हुआ यूं कि वो उसके बाद उन्होंने ये शो करना शुरू कर दिया कि न्यूयॉर्क टाइम्स तो मेरे खिलाफ है ही है, या CNN तो मेरे खिलाफ है, फॉक्स न्यूज भी मेरे खिलाफ हो गया है। तो आप ये क्या समझते हैं? बल्कि न्यूयॉर्क टाइम का मैं एडिटोरियल बोर्ड का देख रहा था, उन्होंने रिकमेंड किया है कि जो बाइडेन है वो एक अच्छा लीडर होगा। तो आप ये बताएं, CNN जस्टिफाई करता है सुबह से लेकर शाम तक, उन्होंने हरिकन और अर्थक्वेक्स को छोड़ देते हैं वो लेकिन एंटी ट्रंप सुबह से शाम। आप क्या समझते हैं ये जस्टिफाई कर रहे हैं? 92% मीडिया कवरेज एंटी ट्रंप है। क्या ख्याल है, लोग नहीं देख रहे इस चीज को? यही डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैंपेन है। दरअसल कई दफा ये होता है कि आप एक चीज को जितना दबाते हैं, एक्शन हैज रिएक्शन, उसके रिएक्शन में फिर जो उससे ज्यादा चीज उभर के सामने आती है। इस वक्त अगर आप देखें, बिल्कुल मैं जिस तरह 2016 में मैं रैलीज में जाता था तो वहां लोग 2-2 दिन पहले आ जाते थे, वहां पे खड़ा होने की जगह नहीं होती थी। और जब मैं घर आके CNN देखता था तो वो कहते थे डोनाल्ड ट्रंप हार चुका है। आज फिर वही हालात है, उनकी रैलीज खचाखच भरी है। आप यहां सड़कों पर निकले तो ट्रंप के साइन इतने, लोग अपने खरीद के अपने साइन बना के लगा रहे हैं। लेकिन घर आके CNN खोलते हैं, टीवी खोलते हैं, तो वो कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब आ चुके हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब की अकॉम्प्लिशमेंट्स की इतनी बड़ी लिस्ट है, जितनी 50 साल में जो बाइडेन ने नहीं किया, उन्होंने 3.5 years में डिलीवर किया। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था। इसमें मज़े की बात ये थी कि पहले वो कहते हैं कि मिस्टर ट्रंप जो हैं वो अच्छे नहीं है पाकिस्तान के लिए। उसके बाद वो जो चीमा जी है वो पूछ रहे हैं जो अमेरिका में बैठे हुए हैं उनसे कि ट्रंप का
कैंपेन कैसे चल रहा है। और फिर वो भाई साहब जो शुरू होते हैं तो वो पूरा सही तरीके से पूरी बात करते हैं कि ट्रम्प के अचीवमेंट्स देखिए और इंडियन अमेरिकन्स की पावर देखिए जो यहाँ बैठे हुए हैं। और इंडियन अमेरिकन्स नॉर्मली डेमोक्रेट्स को देते थे वोट, मगर इस बार नहीं देंगे। उन्होंने कहा नहीं है, मगर ये इन्फ्रेंस है कि इस बार जो है इंडियंस डिफरेंटली वोट करने वाले हैं। और इसमें जो है की पॉइंट ये था कि वो जो अमेरिका के भाई साहब थे उन्होंने काफ़ी बातें सही कही थी। वो ये भी कह सकते थे कि ये सब नहीं सही है, मतलब जो भी बोल रहे हैं कि अभी कहा जा रहा है कि मिस्टर बाइडेन जो हैं लीड कर रहे हैं, मगर ये हमेशा से होता है कि डेमोक्रेट्स जो है पहले वोटिंग कर देते हैं, पहले जा, क्योंकि यूएसए में ये भी सिस्टम है कि पहले भी आप वोट डाल सकते हैं। मुझे पता नहीं इंडिया में ये अलाउड है नहीं है कि यहाँ पे जब भी वोटिंग डे है 3 नवंबर को, उससे पहले भी आप जाके वोट डाल सकते हैं। तो जब पहले वोट जा रहे हैं तो डेमोक्रेट्स नॉर्मली पहले वोट करते हैं, उसके बाद आती है वेव रिपब्लिकन्स की। और नॉर्मली हमने देखा भी था हिलरी क्लिंटन के समय में भी कि रिपब्लिकन्स ने बहुत ज़बरदस्त वोटिंग की थी और जिता दिया था अपने कैंडिडेट को। तो नॉर्मली जो ब्रेकअप है 50-50 के करीब है। अब देखिए दोनों पार्टी का कंट्रोल जो है 50-50 है, तो कभी 49 हो जाता है, 51 हो जाता है, तो सिर्फ 1% इधर उधर होता है और उससे को पार्टी जीत जाती है। तो ये बहुत ही अमेजिंग बात है कि ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेट्स वर्सेस रिपब्लिकन्स में बहुत डिफरेंस हो, नहीं, ऑलमोस्ट 50-50%। तो बहुत टाइट इलेक्शंस होते हैं यूएस में। और यूएस में इंडिया की तरह नहीं है, क्योंकि आपके बैलेट पे सीधा प्रेसिडेंट का नाम लिखा होता है। तो आप जब जाते हैं डालने अपने वोट को तो प्रेसिडेंट को चूज कर रहे हैं, और उसके साथ में जो भी आपकी काउंटी है या डिस्ट्रिक्ट है कह लीजिए, उसके अपने मुद्दे भी होते हैं। तो आप जाएंगे बैलेट पे तो पहले कई चीज़ें होती हैं अपनी लोकल काउंटी की, क्या ये हम अलाउ करें, क्या ये वे हम अलाउ नहीं करें। उससे पहले वो आपको बुकलेट भी देते हैं जो आपके घर पे आती है, आप रीड कर सकते हैं बुकलेट को, जिससे आपको सारे मेजर्स के बारे में पता हो। तो जब आप जाते हैं वोट करने के लिए तो आपको प्रेसिडेंशियल की वोटिंग भी होती है और साथ में और भी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में आप वोट कर सकते हैं। अगर आप खाली छोड़ दें तो कोई बात नहीं, कुछ इनवैलिडेट नहीं होता। अगर आप डालते हैं तो काउंट किया जाता है, नहीं डालते तो कोई बात नहीं। मगर मोस्टली लोग जाते हैं और जो थोड़े समझदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पहले से पूरा पढ़ते हैं मेजर्स के बारे में, पूरी अच्छी तरीके से वोटिंग करके आते हैं, प्रेसिडेंट को चूज़ करते हैं, उसके बाद जो है डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स जो होते हैं उनको चूज़ करते हैं। और ये बात सही है कि इंडियन अमेरिकन्स में बहुत पावर है कंपेयर टू दूसरी कंट्रीज़ के लॉबीज़, और उससे जो होता है कि काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मगर इस बार जो है मिस्टर ट्रंप ने डेफिनेटली बहुत कुछ अच्छी बातें कही हैं इंडिया के बारे में, इसलिए चेंजेस आ रहे हैं। और दूसरा जो था जो ये कह रहे हैं कि वॉशिंगटन डीसी में मतलब इतने सारे इंडियंस जो है हाई पोजीशंस पे आए, दैट इज़ ट्रू। काफ़ी पॉलिटिक्स में काफ़ी इंडियन अमेरिकन्स एक्टिव हैं और काफ़ी पोजीशंस में हैं। जैसे नॉमिनी आपने देखा था बॉबी जिंदल थे, और आपको वो पता ही हैं जो निकी हेली हैं। तो बहुत सारे लोग हैं टॉप पोजीशंस में जो इंडियन ऑरिजिन के हैं। और ये भी सही है कि न्यूयॉर्क में पाकिस्तानीज़ की काफ़ी तादाद है, मगर उनका कोई ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है गवर्नमेंट में। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था, और पता चलेगा वोटिंग के बाद ही इवेंचुअली कौन जीतता है। उससे पहले बहुत रिपब्लिकन्स नॉर्मली लेट वोट करते हैं, और ये क्लियर होता जा रहा है। और सभी को काफ़ी देर से पता ही है कि मिस्टर ट्रंप का जीतना जो है बेटर होगा इंडिया के लिए, और इसीलिए डिफरेंट कंट्रीज़ कोशिश कर रही हैं कि पाकिस्तान और डिफरेंट कंट्रीज़ कोशिश कर रही हैं, जैसे पाकिस्तान, टर्की, चाइना, ये सब कोशिश कर रहे हैं कि ना जीते मिस्टर ट्रंप। तो अब यही चक्कर, कि डेमोक्रेसी में यही पावर होती है कि डेमोक्रेसी है। मगर डेमोक्रेसी में आप देखिए जो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ होती हैं जैसे चाइना वगैरह हैं, वहाँ के जो लीडर हैं उनको पता है कि वो अपनी गद्दी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो वो ये चाल चलते हैं, अच्छा हमारी गद्दी तो हम नहीं छोड़ेंगे, मगर अगर कोई ऐसा कैंडिडेट आ जाता है डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में जो हमारे अगेंस्ट है, तो वेट करते हैं, लेट अस वेट इट आउट कहते हैं, वेट करते हैं, अगले इलेक्शन में चेंज हो जाएगा, फिर हम दोबारा कर लेंगे। तो आई होप कि वही आए प्रेसिडेंट जो इंडिया के लिए बेनिफिशियल हो और जो मेहनत करता रहे अपनी कंट्री के लिए। और ये भी बात सही है कि कोरोना वायरस में काफ़ी एक नेगेटिव पॉइंट डेफिनेटली है कि यहाँ पे इतनी मॉडर्न कंट्री है यूएसए, इतनी रिच कंट्री है यूएसए। और रिच का मतलब है अपर कैपिटा पीपीपी देखिए,
तो आप जीडीपी को डिवाइड कर दीजिए बाय द पॉपुलेशन और फिर उसको देखिए, वो पीपीपी है तो पर कैपिटा सॉरी। तो उससे क्या होता है, आपको लगेगा कि यूएसए डेफिनेटली मेरे ख्याल से 10th 9th या 10th नंबर पे है। अगर हम रिच कंट्रीज़ के बारे में देखें, फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट तो दूसरी कंट्रीज़ है, तो कतार वगैरह फर्स्ट हैं क्योंकि उनकी इनकम वर्सेस पॉपुलेशन बहुत कम है। तो जो भी है, तो अगर आप यूएसए को देखते हैं तो टॉप 10 रिचेस्ट कंट्री होने के बावजूद इतनी सारी कोरोना वायरस के केसेस, तो इस पे जो है थोड़ा गौर करना चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए थे और मेक श्योर करना चाहिए था कि अमेरिका में इतने लोग इन्फेक्ट ना हो। जब आपकी कंट्री इतनी अमीर है तो आप बहुत कुछ कर सकते थे टू रिड्यूस दी इन्फेक्शन। अब दूसरे लोग कहते हैं कि ऐसा है कि जी टेस्टिंग बहुत ज़बरदस्त हुई है इसलिए नंबर्स बहुत हाई हैं, पर अगर टेस्टिंग भी ठीक हुई है तो भी इतने नंबर्स नहीं होने चाहिए थे, थोड़ा बेटर होना चाहिए था। तो गाइस काफ़ी अच्छा वीडियो था और मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।